हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में बताने वाले हैं। पीछे हम लोग सेल्फ इंडक्शन देख लिए हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या होता था? उसमें खुद के ही करंट की वजह से उसके खुद के ही मैग्नेटिक फील्ड्स आता था, वो फिर फ्लक्स देता था। और अगर फ्लक्स समय के साथ चेंज होता था तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था। वहाँ पे सारी चीज़ें खुद के करंट की वजह से हो रही थी, है ना। उसी सर्किट में करंट बह रहा था, तब हो रहा था। लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन जब हम पढ़ेंगे तो इसमें करंट किसी और का रहेगा और फ्लक्स किसी और में चेंज होगा। ठीक, चलिए हम आपको बताते हैं अच्छे से। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाएंगे उससे और बिल्कुल ईजिली समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बच्चों। ठीक है, देखिए म्यूचुअल इंडक्शन। आगे हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करेंगे और इसी को कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बोला ये जा रहा है बच्चों, हमने एक डेफिनेशन लाया जिसमें वेन एवर द करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल और सर्किट चेंजेज। अगर कोई भी कॉइल में पासिंग करंट जो है उस सर्किट में या कॉइल में चेंज हो रहा है, मतलब समय के साथ अगर करंट उस सर्किट में चेंज हो रहा है, देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द नेबरिंग कॉइल और अ सर्किट विल आल्सो चेंज। यही तो मैं बोल रहा था। अगर कोई भी एक प्राइमरी कॉइल मान लेते हैं, एक सेकेंडरी कॉइल मान लेते हैं, तो एक में करंट के बदलाव से दूसरे में फ्लक्स का बदलाव होता है। अभी मैं अच्छे से बताऊंगा, डिफिनेशन ये ऐसा बोल रहा है। हेंस द ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉइल और सर्किट। उसके बाद अगर फ्लक्स चेंज हो ही रहा है तो ये तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग पढ़ रखे हैं ऑलरेडी पहले से ही कि फैराडे का सेकंड लॉ से, है ना बच्चों। ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ तो इंड्यूस हो ही जाएगा ना, ये तो हम लोग बहुत पुरानी बात है। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक पहला सर्किट या पहला कॉइल हमको दे रखा है, वो इस तरीके से है। देखिए ये पहला कॉइल है और ये हमारे पास दूसरा कॉइल है बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा कॉइल है। इसको आप बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी है। अब बात ये है बच्चों, अगर हम इसमें करंट आई फ्लो करा रहे हैं, अगर इसमें हम करंट आई फ्लो करा रहे हैं तो इस करंट के कारण ऐसे ऐसे अगर लूप में बढ़ेगा तो करंट के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी, है ना। अंदर की तरफ करंट जा रही है ना बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से ऐसे करके आ जाएंगे, है ना बच्चों, कि कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमारे पास आ रही है उसके कारण इसमें कुछ फ्लक्स आ जाएगा, है ना बच्चों। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें आ ही रही है तो फ्लक्स में बी डॉट ए हम लोग कर देंगे तो नहीं आएगा, एरिया, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले लेंगे तो इसमें फ्लक्स आ जाएगा, फाई आ जाएगा। याद रखिए बच्चों, यहाँ पे तो फाई आ ही रहा है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके बढ़ रही है ना आगे, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से भी जा रही है। इसका मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें करंट बह रहा है उसके कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से होकर भी गुजर रहा है। अगर वो वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फर्स्ट वाला का इससे होकर अगर गुजर रही है तो इसमें भी फ्लक्स आ जाएगा। अरे भाई, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बस इससे पास होना चाहिए तब तो आ ही जाएगा फ्लक्स। सर समझ में नहीं आ रहा, अभी लिख कर समझाता हूँ बच्चों, आई थिंक आप समझ जाएंगे बिल्कुल ईजी तरीके से। ये मान लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट कॉइल था या सेकंड कॉइल था। हाँ सर, प्राइमरी सेकेंडरी पता है। तो अगर इसमें करंट आया है तो उसके कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब आ जाएगी तो उसमें इसमें फ्लक्स आ जाएगा, तो इसको हम लोग फाई 1 बोल देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता था खुद के करंट के वजह से अगर इसमें फ्लक्स आ जाती है तो उसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे फाई 1 आप लिख सकते हैं। फाई 1 कितना होगा, बी डॉट ए। इसका मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, ये आपको दे रखा है ऑलरेडी। फ्लक्स क्या होगा बच्चों, बी मैग्नेटिक फील्ड इसका B1 का, है ना। इसमें I1 मान लीजिए, ये सब फर्स्ट कॉइल के लिए ले रहे हैं, है ना। ये सारा चीज़ें बच्चों फर्स्ट कॉइल का है, तो फर्स्ट कॉइल के लिए 1 1 यूज कर दिए। तो फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए। समझिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है और इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो बी डॉट ए कॉस 0 1 होता है, तो हम बस बी ए लिख देंगे क्योंकि कॉस 0 1 होता है। तो B1 इंटू एरिया, एरिया मान लेते हैं इसका A1 है,
इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे बच्चों, ये तो एक के वजह से फ्लक्स आया है। ऐसे हमारे पास N1 टर्न्स है तो हमको N1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हम φ1 निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। सर ये तो खुद के करंट की वजह से खुद में ही फ्लक्स आ गया, हमें तो पता करना है कि सेकेंडरी कॉइल में कितना फ्लक्स आ रहा है। चलिए बच्चों देखते हैं। तो इसमें अगर हमको देखना पड़े कि बच्चों इसमें कितना फ्लक्स आएगा φ2, तो वो कितना आएगा बच्चों बताइए, φ2 कितना आएगा। इसके पास तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड था नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका यूज किया है इसने। ओके, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हम पहले का यूज कर रहे हैं गुने एरिया यहाँ का यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस एरिया से पास हो रहा है ना, इस एरिया से पास हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो एरिया ये लेंगे तो यहाँ पे एरिया A2 होगा, तो एरिया A2 ले लिया बच्चों। अब ऐसे एक टर्न के लिए लिखा हूँ तो ऐसे N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यहाँ N2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे B1 कितना होगा। B1 जो हम लोग लिखे थे वो कितना होगा, हमको पता है बच्चों, आपको भी पता होगा कि अगर ये सोलेनॉइड टाइप का ही तो होता है, तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नोट Ni होता है, म्यू नोट N1 I1। तो देखा जाए तो म्यू नोट N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स पहले में दिख रहा, नंबर ऑफ टर्न्स N1 पर यूनिट लेंथ L1। L1 छोड़ दीजिए, L ही, दोनों में तो L ही है, कोई दिक्कत नहीं है, I1। इन दोनों का लेंथ सेम ले रहे हैं, ठीक है, इसका आप चाहे तो डिफरेंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका लेंथ L, इसका भी लेंथ L। तो अब आप देख सकते हैं B1 का वैल्यू पता चल गया, म्यू नोट N1 I1 डिवाइडेड बाई L इंटू एरिया 2 इंटू N2। तो अब यहाँ से हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं बच्चों, म्यू नोट टाइम्स ऑफ N1 N2, म्यू नोट टाइम्स ऑफ N1 N2, और यहाँ पे A2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई L इंटू करंट I1। समझिएगा बच्चों मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए म्यू नोट N1 N2 इंटू एरिया, ये सब चीज़ें कांस्टेंट है यार, समझ में आ रहा है आपको बच्चों, ये सब चीज़ें कांस्टेंट हैं। चलिए यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो तो यहाँ पे L1 ले लेता हूँ, यहाँ पे L2 ले लेता हूँ, क्योंकि आप सोचेंगे कि कौन सा L डालना होता है, तो हमको L1 डालना होता है, पहले का प्राइमरी का लेंथ, ठीक है, इसीलिए हम L1 ही ले लेते हैं। मैंने क्यों लिया L1, क्योंकि हम यहाँ का L डाल रहे थे, ऐसे आप कन्फ्यूज हो जाएंगे ना कौन सा L डाल दिया, प्राइमरी वाला L है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी वाला है बच्चों, ठीक है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो देखिए बच्चों, हम यह बता रहे थे कि यहाँ पे फ्लक्स 2 आ रहा है ना, दूसरे में फ्लक्स जो आ रहा है प्राइमरी कॉइल की वजह से वो ये आ रहा है, और इसमें देखा जाए म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस, फ्री स्पेस रहता है, N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स तो हम लोग कांस्टेंट ही लेकर चलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो बराबर ही, ऐसा नहीं है कि सोलेनॉइड आगे जाके बड़ा एरिया कर देगा, ऐसा तो नहीं है, और L1 लेंथ जो होगा प्राइमरी कॉइल का वो भी कांस्टेंट ही है। ये ओवरऑल वैल्यू कांस्टेंट है भाई, तो इस ओवरऑल कांस्टेंट वैल्यू को ही म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल दिया जाता है, या फिर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्शन है ना बच्चों, यही कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है। ओके, ऐसा ही करके हम लोग वहाँ पे भी बताए थे जब हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस बता रहे थे, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू हम लोग M बोल सकते हैं, इसका वैल्यू हम लोग M बोल सकते हैं। इसका मतलब देखा जाए, अगर हमको दूसरे कॉइल में फ्लक्स चेंज कराना है तो यहाँ पे करंट इन फर्स्ट कॉइल चेंज कराना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि φ2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 है, ये तो कांस्टेंट है। अगर ये चेंज होगा तो फ्लक्स इन 2 चेंज होगा, करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंज होगा तो उसके कारण इसमें फ्लक्स चेंज होगा। मैं ये बोल रहा हूँ, वहाँ पे रिलेशन ही आ गया है वैसा, फ्लक्स इन कॉइल 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन 1 प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ से अगर हम लोग हटा दें φ2 इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे लाते हैं इनटू I1, यहाँ पे है M जो है
कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है ना बच्चों। अगर ये चीज़ आपको पता चल गया तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पे एम का वैल्यू जो म्यूचुअल इंडक्शन है, एम का वैल्यू तो हमें पहले ही पता चल गया कि ये है ना। तो एम का वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं म्यू नॉट टाइम्स ऑफ n1 n2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ प्राइमरी। ये एरिया 2 का होता है ना बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ पता चल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर चेंज हो रहा है, अगर हमारे पास चेंज हो रहा है करंट इन 1, तो यहाँ पे फ्लक्स इन 2 ही चेंज होगा। अगर यहाँ पे समय के साथ करंट बदल रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा थोड़ा चेंज होती रहेंगी, और वो चेंज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे भी गुजरेगी। तो चेंज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इससे गुजरेंगे तो इसमें फ्लक्स भी चेंज होगा, और जब इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस करंट की वजह से। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, हम लोग क्या जानते हैं कि ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ डी फाई अपॉन डी टी होता है। हाँ सर पता तो है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर ईएमएफ हम लोग बताना चाहें, ईएमएफ इन कॉइल 2 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी फाई 2 डिवाइडेड बाई डी टी, सिंपल। तो ईएमएफ 2 हमको मिल जाएगा E2 नेगेटिव ऑफ डी फाई 2, मतलब कि m इंटू डी आई 1 बाई डी टी आ जाएगा। यहाँ पे m तो कांस्टेंट ही है, बिल्कुल। तो अगर हम ईएमएफ इन 2 का हम कांस्टेंट वैल्यू ले लें, मोड ले लें, तो यहाँ पे m डी आई बाई डी टी आ जाएगा। ये बिल्कुल सिमिलर है उसी तरीक़ा से जहाँ पे हम लोग एल डी आई बाई डी टी पढ़ते थे, है ना बच्चों। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दें बच्चों, अब आप ध्यान दें यहाँ पे कि एम का जो वैल्यू हमारे पास आया है, ये इस चीज़ पे नहीं डिपेंड कर रहा है कि इसमें करंट, प्राइमरी कॉइल में करंट कितना बह रहा था कितना नहीं बह रहा था, क्योंकि इसका वैल्यू ही कांस्टेंट है। ये तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो वैल्यू है, एम का जो वैल्यू है बच्चों, डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, है ना। एम डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ कॉइल्स, ठीक है। शेप साइज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है ना, वही चलता है। यहाँ पे परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चीज़ पे डिपेंड करता है, आप ये भी समझ सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। अगर आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो बच्चों ये इसका म्यूचुअल इंडक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा, है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा। कौन से डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं डी है, तो इसको और ज़्यादा अगर आप इधर ले जाएंगे और इधर करके कॉइल बना देंगे तो इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि इससे जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें कम घुसेगा। इसमें जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घुसेगा उतना अच्छा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे डी अगर बढ़ा दिया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा, है ना। बिल्कुल ऐसा करके आप बता सकते हैं। और कभी कभी ओरिएंटेशन भी डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स, है ना। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है बच्चों। ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसका चाहे तो आप यूनिट भी लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस में देख सकते हैं यहाँ पे एम का वैल्यू हो जाएगा फाई ऑफ 2 अपॉन क्या आ जाएगा, करंट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना वेबर, फ्लक्स को वेबर में लिखते हैं, वेबर पर एम्पियर,
ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पे चाहे तो फाई टू का वैल्यू आप लिख सकते हैं कि बी इंटू ए होता है एन टू टाइम्स ऑफ एन टू बी इंटू ए टू डिवाइडेड बाई आई टू। यहाँ से भी आप चाहें तो और भी इसका यूनिट वगैरह निकाल सकते हैं, इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आप निकाल लीजिएगा बच्चों, बार बार वही करने की ज़रूरत नहीं है हमें, है, आप कर सकते हैं। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं और चीज़ें क्या है। अगर आप ये चीज़ निकालना समझ लिए ना कि ईएमएफ कैसे निकालना है, तो आप ईएमएफ तो समझ गए तो ठीक है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना समझ गए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए इसी बात पे एक सवाल कर लेते हैं। एक हमारे पास बड़ा सा सर्कुलर रिंग टाइप का शेप दे रखा है और एक इसके सेंटर पे बहुत छोटा सा दे रखा है, ठीक है। बोला ये जा रहा है बच्चों कि इस सेंटर पे बहुत छोटा सा कॉइल रखा हुआ है। बड़े वाला का रेडियस यहाँ पे आपको दे रखा है कि ए है और छोटे वाला का रेडियस बी है। ये पहला है कॉइल, ये है दूसरा कॉइल। इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। ओके, और आपको बोल रहा है कि अगर करंट इसमें फ्लो हो रहा है इस तरीके से, I1 फ्लो हो रहा है, तो आपको बताना है कि फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टू ड्यू टू वन। इसका मतलब ये होता है, इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है आप समझ लीजिए। आगे मैं ये चीज़ यूज करूँगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल टू ड्यू टू कॉइल वन, है ना। पहले कॉइल की वजह से दूसरे में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है, पीछे क्या हो रहा था दूसरे कॉइल में पहले की वजह से कितना, हाँ ऐसा ही था, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी है। तो हमको बताना है म्यूचुअल इंडक्शन टू ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, क्योंकि फर्स्ट कॉइल में करंट बह रहा है तो इसके वजह से ही इसमें आएगा, ठीक है। इसमें थोड़ी करंट बह रहा है, सेकंड कॉइल में नहीं बह रहा है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो बिल्कुल इस सब सवाल करने के बिल्कुल आपको शुरू से आ जाना है। शुरू से मतलब किस तरीके से बच्चों, शुरू में मतलब कि इस तरीके से कि हमको पता है सर अगर इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है तो इसमें फ्लक्स आएगा। तो फ्लक्स जो आएगा सेकंड कॉइल में ड्यू टू वन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट इन वन का, बिल्कुल। अगर हम देखें कि फ्लक्स इन टू ड्यू टू वन जो है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है इंटू I1 आ जाता है। ओके सर, तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू जो होता है फ्लक्स इन टू ड्यू टू वन डिवाइडेड बाई I1 आ जाता है। यहाँ पे फ्लक्स इन टू ड्यू टू वन जो है, फ्लक्स इन टू ड्यू टू वन जो है ना, मतलब फ्लक्स इन टू जो है वो, इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, तो इसमें जो फ्लक्स आएगा वो N2 नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आएगा। ये तो एक के लिए मैंने लिखा है ना, ये तो एक के लिए हमने एक टर्म में कितना फ्लक्स होगा वो 5 to 1 है, लेकिन ऐसे हमारे पास N2 नंबर ऑफ टर्न्स है ना। ये टू कॉइल टू है ना बच्चों, ड्यू टू वन है, लेकिन फ्लक्स इन कॉइल टू ही है ये, ठीक है। तो फ्लक्स इन कॉइल टू कितना होगा N2 नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, तो हमें N2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको भूलना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे बताया कि आपको भूलना नहीं है। तो यहाँ पे N2 आ जाएगा, यहाँ पे हमें N2 लिखना पड़ेगा 5 to 1। तो अब हमें फ्लक्स इन टू ड्यू टू वन निकालना है। तो फ्लक्स इन टू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जो है किसके वजह से आ रहा है, वन की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड जो वन की वजह से आएगा इनटू एरिया, इसका लेना है ना, क्योंकि एरिया ये लेंगे ना बच्चों, क्योंकि हमको इस एरिया में ही फ्लक्स निकालना है, क्योंकि हम 5 2 निकाल रहे हैं, तो एरिया 2 का ही लेंगे ना, इंटू A2। यहाँ पे एरिया इसको लिखना मैं चाहता हूँ A2 है, यहाँ पे एरिया इसका A1 है। और ये एक की वजह से आया है फ्लक्स, तो ऐसे हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर फ्लक्स देखा जाए तो 2 में से N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, लेकिन हमने N2 ऑलरेडी ले रखा है। तो ये 5 to 1 में यहाँ पे N2 लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ले लिए हैं। दो बार नहीं लिखना है भाई, हम ले ही लिए तो फिर लिखना क्यों। अगर आप यहाँ लेते तो यहाँ नहीं लिखते। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये चीज़ हमारे पास आ गया है, फ्लक्स इन टू ड्यू टू वन। तो मैग्नेटिक फील्ड इन वन कितना होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इन वन समझिएगा वो चीज़ हमें निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा कॉइल दे रखा होता है तो म्यू नोट बाई 4 पाई I1 बाई इसका रेडियस A इंटू पूरा एंगल कितना है 2 पाई
ये एक की वजह से आया है, तो ऐसे हमारे पास B1 के लिए N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो सबके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चों, तो N1 इसीलिए लिखा है क्योंकि B1 इसके वजह से, एक की वजह से आया है, तो ऐसे N1 नंबर ऑफ टर्न्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना आ जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नोट I1 N1 डिवाइडेड बाई 2A। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इन वन आ गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन वन हमने लिख दिया म्यू नोट I1 N1 डिवाइडेड बाई 2A इंटू एरिया 2, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये चीज़ ला देते हैं, N2 म्यू नोट I1 N1 इंटू A2 डिवाइडेड बाई I1। और आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ छोड़ा है क्या, पर यूनिट लेंथ ए आ रहा था ना, तो ए हमने नहीं लिखा है, तो ए यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टू, सॉरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, म्यू नोट टाइम्स, अच्छे से लिख देता हूँ, म्यू नोट टाइम्स N1 N2 इंटू A2 डिवाइडेड बाई अ स्मॉल ए। ओके, कोई दिक्कत नहीं, 2A था नीचे यार, मैं क्या कर रहा हूँ, 2A था, ठीक है 2A, क्योंकि ये I1 कट गया ना बच्चों, ये I1 कटेगा, तो आपके पास ये चीज़ आ गया, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू ये आ गया, है ना। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे भाई, समझ पा रहा ना बच्चों, ऐसा कुछ हार्ड तो नहीं हो जा रहा। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आया है, वो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आया है वो 2 में आया है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 में आया है पहले कॉइल की वजह से, क्योंकि करंट पहले में बह रहा था, तो यही तो हमें निकालना था, यही तो ये आया है बच्चों, है ना। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक मान लेते हैं कि हमारे पास एक बड़ा कॉइल है, ठीक है, इस तरीके से, और इसी के अंदर बच्चों एक छोटा कॉइल है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बड़ा वाला कॉइल कॉइल 1 है और छोटा वाला कॉइल कॉइल 2 है, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको सवाल पूछा जाएगा। ये जो दोनों कॉइल है बच्चों, ये को एक्सियल है, मतलब दोनों का एक्सिस सेम ही है, ठीक है। तो अब अगर इस तरीके से दे रखा है, और इसी तरीके से एक और सवाल मैं ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों सवाल साथ में ही आएगा। चलिए यहाँ पे ये मैं ला दिया, ठीक है। बात ये है बच्चों, बात ये है कि अगर इसमें दे दिया है कि करंट फर्स्ट कॉइल में फ्लो कर रहा है I1, इसमें दे दिया है कि बच्चों फर्स्ट कॉइल में नहीं, करंट सेकंड कॉइल में बह रहा है I2, ओके। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे बताइए, क्योंकि पहले कॉइल में करंट बह रहा है ना, तो हमको बताना है फ्लक्स जो होगा 2 में कितना होगा ड्यू टू 1। तो फ्लक्स नहीं, सॉरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आपको पूछ रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 ड्यू टू 1 कितना होगा। यहाँ पे पूछ रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू 2 कितना होगा। क्यों? क्योंकि करंट इसमें सेकंड कॉइल में बह रहा है, तो सेकंड के वजह से फर्स्ट में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये बोल रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ आप निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे, क्योंकि कुछ करना ही नहीं ज़्यादा। बिल्कुल मैं जैसे बताया वैसे कीजिए बच्चों। पहले कॉइल की वजह से दूसरे में फ्लक्स आएगा, तो फाई जो 2 आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फाई इन 2 इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस टाइम्स I1 हो जाएगा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं फाई 2 डिवाइडेड बाई I1। तो यहाँ पे फाई 2 का वैल्यू क्या होगा, फाई 2 का वैल्यू जो होगा फ्लक्स इन टू इसमें कितना होगा। तो यहाँ पे फ्लक्स इन टू देखा जाए तो क्या होता है, बी इंटू एरिया होता है। देखना है बी किसका लेना है। अगर इस कॉइल में हम लोग बी निकालेंगे तो बी किसका है भाई, करंट इसमें बह रहा है, तो बी 1 की वजह से ही तो आएगा तो बी 1 लेना पड़ेगा इंटू एरिया। एरिया हम इसका ही लेंगे क्योंकि जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी वो इसी एरिया से आएंगी, तो इसी एरिया की वजह से फ्लक्स आएगा। तो हमारे बेसिकली यही एरिया लेना है, छोटा वाला, ये 2 ले लेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे हमारे पास कितने एरिया हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स है ना भाई। यहाँ पे N2 है, ये N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पे ये N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है ना। यहाँ पे N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पे N1 नंबर ऑफ टर्न्स है। तो आप समझ गए होंगे।
तो यहाँ पे जो हम फ्लक्स निकाला है फाई टू, वो एक टर्न की वजह से निकाला है। ऐसे हमारे पास N2 टर्न्स है, तो N2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई I1। अब देखना पड़ेगा कि B1 कितना आएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इन 1। अब इसमें करंट ऐसे बह रहा है, तो कॉइल में करंट बहता है, तो हमको पता है सर म्यू नोट एन आई हो जाता है। तो म्यू नोट इंटू पहले में I1 करंट N1 इस वाले लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो N1 पर यूनिट लेंथ मान लेते हैं। इसका लेंथ भी L1 ही है, इंटू I1 आ जाएगा। इसका लेंथ आपको बच्चों L1 ही दे रखा है, और नीचे वाला का लेंथ दे रखा है L2, है ना, नीचे वाला का लेंथ L2 दे रखा है। तो यहाँ पे B1 हमें पता चल गया ना बच्चों, B1 पता चल गया। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं N2 इंटू ये कितना है, म्यू नोट N1 I1 डिवाइडेड बाई L1 इंटू I1, ऊपर एरिया 2 ही था। आप देख सकते हैं I1 कट जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू आएगा म्यू नोट N1 इंटू A2 डिवाइडेड बाई L1। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आया है, हम दूसरे में निकाल रहे थे ना, तो 2 ड्यू टू 1 है, 2 ड्यू टू 1 है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपने तो निकाल लिया बच्चों, आपने भी निकाल लिया होगा। उसी तरीक़ा से यहाँ पे आप निकाल के बताइए कितना आ रहा है बच्चों, जल्दी से कर लीजिए। फिर से यहाँ पे देखेंगे तो जो फ्लक्स इन कॉइल 1 आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन 2 होगा, क्योंकि इस 2 करंट के वजह से फ्लक्स इस कॉइल में अब आ रहा है, 1 में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ I2 लिख देंगे। तो यहाँ पे M का वैल्यू जो हमें मिल जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई I2 मिल जाएगा। फ्लक्स इन 1 कितना होगा, फ्लक्स इन 1, फ्लक्स हमको निकालना है 1 में, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका लेंगे, 2 का। फ्लक्स इन 1 जो होगा बच्चों B इंटू एरिया होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड इस बार 2 की वजह से लेंगे, इंटू एरिया किसका लेंगे, एरिया तो ये बड़े वाले का लेंगे ना। ये बड़े वाला का एरिया कितना है, फर्स्ट का एरिया A2 होगा, है ना बच्चों। एरिया हमने नहीं लिखा था क्या, कोई बात नहीं। अगर आपको एरिया यहाँ पे लेना है तो आपने एरिया A2 लिया है, तो ये गलत है बच्चों, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। सर कैसे ही बात कर रहे हो सर, अभी तो आपने बताया हमें कि इससे अगर इस टाइप से करंट फ्लो होने के कारण इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके आ गई होगी, तो आपको नहीं पता है सर, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से ऐसे करके पास हो रही है तो किस एरिया से जा रही होंगी, इस एरिया से भी जा रही होगी। तो हम एरिया जो लेंगे 2 की वजह से तो 2 ही आएगा ना यहाँ पे। तो आप गलत कैसे बोल रहे हो, गलत इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, गलत इसलिए बोल रहा हूँ। एक सेकंड, A2 नहीं A1 लिखना था ना, क्या कर रहा हूँ ये तो सही लिख दिया मैंने, A1 लिखना था ना, ये तो सही लिख दिया। फिर समझिए बच्चों, 5 जो आ रहा है फ्लक्स इन 1 करंट ड्यू टू 2, मतलब कि 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, B इंटू एरिया होता है। B किसकी वजह से आ रहा है, करंट इन 2 की वजह से। तो B2 इंटू हम फ्लक्स 1 में निकाल रहे हैं, तो एरिया भी तो 1 ही कर लेंगे, यही तो हम करते आ रहे हैं। तो एरिया 1 का लेंगे, तो एरिया 1 का तो ये बड़ा वाला एरिया आ जाएगा, है ना, ये बड़ा वाला एरिया A1 आ जाएगा। लेकिन बच्चों आप A1 अगर लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स उसी एरिया में आ रहा है जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बस इसी एरिया में है ना भाई, इधर थोड़ी है, इधर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इधर नहीं है भाई। सर बोलेंगे कि ऐसे करके ऐसे भी तो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कर्व भी तो ऐसे करके बनाती है, ऐसे बना, तो ऐसे बनाती है, बिल्कुल सही है। तो कॉइल के उधर भी बनेंगी, लेकिन कॉइल के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लेंगे ये वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि एरिया 1 आ जाएगा, अगर यहाँ से ऐसे करके निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये ऐसे लूप भी बनाएगा, तो उसके कारण तो पूरा एरिया आएगा A1 का। लेकिन हम बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इससे निकलते हैं, इसको हम वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, और उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो हम बेसिकली ये बोल रहे हैं कि करंट इन कॉइल 2 की वजह से जिस एरिया में यहाँ पे फ्लक्स आएगा वो एरिया बस इतना ही है। हमारे पास A1 बड़ा है, लेकिन उतना एरिया में फ्लक्स ही नहीं बनेगा, फ्लक्स उसी एरिया में बनेगा जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इतने में बन रही थी, तो इसमें एरिया भी A2 का ही लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एरिया भी A2 का ही लेना पड़ेगा।
सर यहाँ पे कैसे हो रहा था, यहाँ पे करंट 1 में जा रहा था, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में तो आ ही रही है, तो उसमें हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना था 2 में, फ्लक्स कैलकुलेट करना था 2 में, है ना बच्चों। तो फ्लक्स अगर हमको 2 में कैलकुलेट करना है तो इसमें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है और इसका पूरा एरिया में जा रही है, तो φ2 में पूरा एरिया आ जाएगा, है ना, φ2 में पूरा एरिया A2 आ जाएगा, देख रहे हैं पूरा एरिया आ गया। लेकिन जब हम φ1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें पूरा एरिया नहीं आएगा A1 का, क्योंकि वो बस इसी में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, इसी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो इसीलिए इसी एरिया को बस लिखा मैंने। ओके सर, तो अगर हम φ1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको एक नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे, लेकिन हमारे पास N1 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो यहाँ पे हम N1 को लिख देंगे। बच्चों ये भी सरासर गलत है। सर सब गलत ही हो रहा है, ऐसे कैसे? गलत इसलिए है कि नंबर ऑफ टर्न्स हम जो फ्लक्स के लिए लेंगे, जिस एरिया में फ्लक्स हुआ है, जिस रीजन में फ्लक्स है, उतना ही तो नंबर ऑफ टर्न्स आएगा। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ से लेके ये वाला जो है ना N1 का, इतना ही टर्न्स आएगा, ये सब टर्न्स नहीं आएंगे, ये सब टर्न्स नहीं आएंगे, क्योंकि इसी एरिया में फ्लक्स आया है भाई। तो फ्लक्स जिस एरिया में आया है इसी रीजन में ना आया है, तो यहीं से यहीं तक का लेंगे ना नंबर ऑफ टर्न्स। तो सर ये पूरा तो N1 है, तो इतना टर्न्स कितना होगा, तो हमें निकालना पड़ेगा बच्चों, तो ये नहीं आएगा। देखा जाए L1 लेंथ पे, L1 लेंथ का नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, तो L2 लेंथ का, क्योंकि यहाँ पे ये इसका लेंथ कितना है, L2 ही तो है, तो L2 लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा N1 डिवाइडेड बाई L1 इंटू L2। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फ्लक्स जो आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा, इसमें गुना करने वाला नंबर ऑफ टर्न्स N1 बाई N2 इंटू L2। अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू, भाई मैग्नेटिक फील्ड इंटू बिल्कुल इजी बता सकते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए। म्यू नोट Ni, तो N2 बाई L2 इंटू I2, सिंपल। अगर हम φ1 का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो μ2 N2 I2 डिवाइडेड बाई L2 है, यहाँ पे A2 है, इंटू N1 डिवाइडेड बाई L1 है, इंटू L2 है। देखिए क्या क्या कट रहा है हमारे पास, L2 कट जाएगा यहाँ पे, और देखिए क्या कट रहा है बच्चों, और तो कुछ कट ही नहीं रहा है भाई। चलिए कोई बात नहीं, म्यू टाइम्स ऑफ N1 N2 इंटू A2 डिवाइडेड बाई L1 इंटू I2। तो देख सकते हैं अगर हम I2 का वैल्यू यहाँ पे नीचे ले जाएं, यहाँ पे, तो φ1 डिवाइडेड बाई I2 बन जाएगा, φ1 डिवाइडेड बाई I2 बन जाएगा, तो फिर इतना वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू नोट टाइम्स ऑफ N1 N2 इंटू एरिया 2 डिवाइड बाई लेंथ 1। तो यहाँ पे देखा जाए म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू 2 आया है, और यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 ड्यू टू 1 आया है, तो इन दोनों वैल्यू सेम आ गया भाई, ये और ये वैल्यू सेम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों वैल्यू सेम आ गया, देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेम आ गया। मतलब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी में निकाले, या सेकेंडरी की वजह से प्राइमरी में निकाले, वैल्यू बिल्कुल सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। मैं ये बताना चाहता था इस एग्जाम्पल से, आ रहा समझ में बच्चों। मतलब किसी की वजह से किसी में निकालिए, वैल्यू सेम ही आएगा, भले ही उसका लेंथ अलग अलग हो, लेंथ तो सेम होगा तो और सही है फिर इतना झमेला करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो हमने ऐसे किया है कि ये इसका नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया 2 ही लेना पड़ेगा, तो वो झमेला भी ख़त्म हो जाएगा अगर इसका लेंथ एरिया सब बराबर कर दिया जाए तो, है ना। लेकिन मैं एक जनरल केस लेकर बताया बच्चों कि लेंथ एरिया सेम नहीं भी होगा, फिर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस एक की वजह से दूसरे में और दूसरे की वजह से पहले में बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेम ही आता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों। एक सवाल मैं आपको देना चाहता हूँ, क्या आप लोग कर सकते हैं सवाल? देखिए एक सवाल मैं इस तरीके से किताबों में भी दिया रखता है कहीं कहीं पे। एक आपको बहुत बड़ा सा इस तरीके से देखिए, एक स्क्वायर दे रखा है इस टाइप से, और एक इसके अंदर छोटा सा स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो इसका साइड लेंथ A है, इसका साइड लेंथ B है, इसमें करंट ऐसे करके I1 फ्लो हो रहा है, ये फर्स्ट कॉइल है,
ये सेकंड कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है ना बच्चों। तो यहाँ पे बताना है फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 ड्यू टू 1, है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 ड्यू टू 1 कितना होगा मतलब हमको इसमें निकालना है, इस बड़े वाले की वजह से। तो हमको इसमें निकालना है, तो फाई 2 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन I1 हो जाएगा। तो फाई 2 का जो वैल्यू होगा बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस टाइम्स I1 हो जाएगा। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू जो आप लोग लिख सकते हैं फाई 2 डिवाइडेड बाई I1। और फाई 2 जो है वो कितना आएगा, फाई 2 जो है बच्चों वो कितना आएगा, फ्लक्स इन 2, तो BA होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो 1 की वजह से आएगा इनटू एरिया उसका अंदर कहीं होगा, एरिया 2 डिवाइडेड बाई I1। लेकिन ये फ्लक्स एक टर्न की वजह से है, ऐसे हमारे पास N2 नंबर ऑफ टर्न्स है फाई 2 के लिए, तो हम N2 लिख देंगे। तो इसका आप निकाल सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड B1 निकाल लीजिए और रख दीजिए। B1 कैसे निकालेंगे, ऐसे समझ लीजिए ना कि वायर ये जो रखा हुआ है ये वायर इस तरीके से है। मान लेते हैं इन दोनों को, अगर हम लोग, आपको आता होगा बच्चों, मैं ही कर दिया क्या, आपको अभी भी करना है, आंसर बताना है आपको बच्चों, है ना। इस तरीके से अगर ये वायर में करंट ऐसे करके बहता था तो हम कैसे लेते थे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, बताइए। μ0/4 पाई I/R, मतलब यहाँ पे I1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, R यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, ये A/2 है, I/R के जगह A/2 आ जाएगा। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 जो है 45 डिग्री है, थीटा 2 भी 45 डिग्री है। आप अब ऐसे करके B1 निकाल लीजिए, उसके बाद इसमें रख दीजिए, वो आंसर बता दीजिएगा कि हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 ड्यू टू 1 कितना आ रहा है। आप हमें बता सकते हैं बच्चों, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आसान है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है बच्चों, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या था वो ये है कि कहीं कहीं पे यूज होता है K का वैल्यू, उसको बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। सर ये कपलिंग, फिजिक्स में कपलिंग कहाँ से आ गया सर, होता है बच्चों, फिजिक्स भी पेयर करता है। इसको K से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ये कपलिंग कांस्टेंट क्या है, तो आपसे बेहतर थोड़ी कोई समझता होगा बच्चों कपलिंग के बारे में। आप लोग जेनजी हैं, जनरेशन ऑफ जेड या अल्फा जनरेशन के, तो आपको पता होगा कि ये कपलिंग क्या होता है, सबको पता रहता है। कपल मतलब होता है जोड़ा, और जो रिलेशनशिप जोड़े में होता है उसको कपल बोलते हैं ना, कपल है यहाँ पे वो है, तो वही कपलिंग यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे जोड़ा बनाएगा, लेकिन यहाँ पे मनुष्य नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे आपके जैसे बच्चे जोड़ा नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे इंडक्टर जोड़ा बनाएंगे, है ना। जोड़ा मतलब कि पेयर होता है, हम लोग देहाती भाषा में जोड़ा जोड़ा बोल देते हैं। सर आप देहाती हो क्या, अरे बच्चों सब लोग पहले देहाती ही थे। देखिए कपलिंग कांस्टेंट को समझने के लिए 2 कॉइल्स लेना पड़ेगा, मतलब 2 इंडक्टर्स का वैल्यू हमको लेना पड़ेगा। जो हम इंडक्टर कभी कभी बोल देते हैं ना, वो ये कॉइल ही है, जो सोलेनॉइड टाइप का नहीं होता है कॉइल लपेटा हुआ, वो इंडक्टर ही बोला जाता है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बता रखा है। मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास इस टाइप से दे रखा है कॉइल, इस टाइप से एक कॉइल है और ये दूसरा कॉइल, ठीक है, इस टाइप से। ये फर्स्ट कॉइल है आपके पास, ये सेकंड कॉइल है। फर्स्ट कॉइल में अगर करंट हमारे पास I1 बह रहा है बच्चों, इस तरीके से बह रहा है, तो आपको पता होगा, एक चीज़ तो पता होगा कि कॉइल में करंट I1 बह रहा है, तो इसका कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ जाएंगी, है ना। इधर से बह रहा है ना बच्चों, तो नीचे की तरफ आएंगे इस तरीके से। अब अच्छे से यहाँ पे बना नहीं पा रहा हूँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के कारण, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कुछ यहाँ पे क्लोज लूप बनाएंगे इस तरीके से, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के कुछ वैल्यू जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के कुछ वैल्यू ऐसे करके जो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में बन जाएंगे, तो उसका कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास हो रही है, इससे पास हो रही है कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, क्योंकि मैंने जो बनाया था सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास नहीं हो रहा था, कुछ इधर आ रहा था, कुछ इधर जा रहा था। तो बेसिकली बात यह है कि वही मैं बोलना चाहता हूँ कि इसका सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसमें नहीं जा रहा है, जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स B1 में है उतना ही B2 में नहीं है, ये गलत बात है। जबकि कुछ इसका पार्ट गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आगे बढ़ के अगर हम देखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आगे बढ़ के देखें, तो इसका जो फ्लक्स है φ1,
वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है फाई टू के, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फील्ड इसमें नहीं जा रही है, ये इक्वल नहीं है, मतलब कि फाई वन डायरेक्टली इक्वल नहीं है इसके। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 2 में आ रही है जिसके कारण फ्लक्स 2 में आ रहा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गए बच्चों तो एरिया से गुना करके फ्लक्स नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल इजीली लिख सकते हैं। तो फ्लक्स इन 2 जो आ रही है, ये दूसरे में जो फ्लक्स आ रही है वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है फ्लक्स ऑफ 1 के, नहीं इक्वल है भाई। क्यों नहीं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ही इसमें जा रही है, सारे नहीं जा रही हैं। सारी जाते तब तो इक्वल हो जाता, एरिया से गुना करते तो इक्वल हो जाता। इसका मतलब कि फ्लक्स 2 में जो आ रही है वो कुछ टाइम्स है, मतलब k टाइम्स ऑफ फाई वन है, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ फाई वन इसमें जा रही है फाई टू में। क्वाइल 2 में जो जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ अमाउंट ऑफ जा रही है, मान लेते हैं कि 75% जा रही है, 25% मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस क्वाइल 2 में जा रही है, 100% नहीं जा रही है भाई, है ना। 100% जाएगी तो फिर k का वैल्यू क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। 25% जाएंगे तो 1/4 ले लेंगे। 75% जाएंगे तो 3/4 ले लेंगे। आपको पता है ना ये सब क्यों ले रहे हैं 3/4 1/4। 25% का बटा में निकाल लीजिए तो 1/4 ही तो आएगा, 25/100। हाँ सर पता तो है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट क्या है? के है, इसी को बोल जाता है कपलिंग कांस्टेंट। तो के हमको बताता है अमाउंट, व्हाट अमाउंट या फिर परसेंटेज, व्हाट अमाउंट और परसेंटेज ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू अनदर क्वाइल, है ना बच्चों। दूसरे क्वाइल से कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास हो रही है पहले क्वाइल से, है ना। पहले क्वाइल का फ्लक्स कितना अमाउंट ऑफ इसमें गया है, कितना अमाउंट इसमें गया है, वो हमको के बताता है। ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग ये चीज़ बता सकते हैं, अगर इसमें करंट फ्लो हुआ है बच्चों, इसमें करंट फ्लो हुआ है तो इसके कारण इसमें आपको पता होगा, इसमें इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसके कारण इसमें फ्लक्स आएगा, उसका खुद का फ्लक्स आएगा, है ना। फाई वन इसका खुद का फ्लक्स आएगा कि नहीं बच्चों? क्या होगा? म्यू नोट एन आई। तो N1 इसका N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, इसका लेंथ भी L ले लिए हैं, इसका एरिया भी L ले लिए हैं। म्यू नोट एन आई N/L, चलिए L1 ले लेते हैं, एरिया A1 ले लेते हैं, इंटू I1, ठीक है। तो अब ये चीज़ अगर हमने लिख लिया तो आपको पता होगा कि अगर इसमें खुद का करंट वेरिएबल है, अगर इसका खुद का करंट वेरिंग करंट है ना, इसमें अगर लिख दूँ मैं वेरिंग करंट है ये बच्चों, अगर करंट समय के साथ बदल रहा है तो इसके कारण यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि इसके कारण इसमें एल आ गया होगा। एल मतलब कि सेल्फ इंडक्टेंस, वो कितना होता है बच्चों? फाई इक्वल टू एल आई होता है, तो L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपको पता होगा ना बच्चों, फाई इक्वल टू एल आई आ जाता है। तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ L1 का वैल्यू फाई 1 डिवाइडेड बाई I1। अब यहाँ पे फ्लक्स 1 जो है इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हम लोग N1 फ्लक्स के लिए बात करेंगे ना, तो यहाँ N1 से गुना करना पड़ेगा। ओके सर कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ N1 से तो गुना करना ही पड़ेगा। सर ये सब क्यों निकाल रहे हो? हमें तो क्या निकालना है, हमें के का वैल्यू निकालना है ना, कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, ये इधर से ही निकलेगा बच्चों। देखिए ये हमारे पास L1 पता चल गया। बेसिकली अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की तरफ आगे बढ़े, अगर हम आगे बढ़ें तो क्या होगा? तो क्या होगा देखिए, जो फ्लक्स इन कॉइल 2 आएगा, जो फ्लक्स इन कॉइल 2 आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन 1 होगा। ठीक है सर, ये तो अभी से बहुत पहले से ही मैं बता रहा हूँ ऐसे इस तरीके से करने के लिए। तो यहाँ पे फाई 2 का वैल्यू इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस टाइम्स I1 आ जाएगा। यहाँ से एम का वैल्यू हमारे पास आएगा बच्चों फाई 2/I1, और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 में आएगा 1 की वजह से। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ्लक्स 2 जो आएगा बच्चों कितना आएगा? फ्लक्स 2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा जल्दी बताइए। ऐसे फ्लक्स जो हम लोग 2 में निकाल रहे हैं ना बच्चों, ये जो फ्लक्स हम लोग 2 में निकाल रहे हैं वो यहाँ पे निकाल रहे हैं, जो वो एक की वजह से फ्लक्स आया है ना, एक की वजह से हमने लिखा है कि फ्लक्स इन 1, लेकिन हमारे को देखना है तो इनटू नंबर ऑफ टर्न्स है ना यहाँ पे।
कॉइल 2 में तो N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो फ्लक्स जो आएगा N2 नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आएगा। तो हम यहाँ पे N2 से मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं है भाई, है ना बच्चों। N2 का मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं है बच्चों, नहीं तो लास्ट टाइम मिस्टेक हो जाएगा ना। फ्लक्स इन सॉरी फ्लक्स ड्यू टू 1 लिखना। दूसरे में फ्लक्स आ रहा है, चलिए ठीक है, दूसरे में ही तो फ्लक्स आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे N2 का मल्टीप्लाई करना था। अब देखिए बच्चों, हमारे को φ2 का वैल्यू पता है। यहाँ पे φ2 का वैल्यू जो हम पता है लिख देते हैं, N2 इंटू K टाइम्स ऑफ φ1 डिवाइडेड बाई I1। अब यहाँ से हम लोग φ1 का भी वैल्यू रख सकते हैं बच्चों, जो कि आएगा यहाँ पे, अगर N2 K इंटू φ1 यहाँ से रख दें, ये वाला φ1 रख दें, तो इसको इधर ले जाते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा बच्चों, L1 I1 डिवाइडेड बाई N1 सॉरी, ठीक है। और नीचे तो I1 था ही, तो ये आपको दिख रहा है कि I1 तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा K टाइम्स ऑफ L1 N2 डिवाइडेड बाई N1, ठीक है, जो भी आ गया हमारे पास। तो ये फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 ड्यू टू 1 आया है इतना। अगर हम चाहें तो बिल्कुल सिमिलर केस ले सकते हैं, बिल्कुल सिमिलरली। फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू 2, अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 ड्यू टू 2 निकालना चाहते हैं, बिल्कुल इसके अपोजिट कर दे। इसमें करंट इस बार नहीं फ्लो करेगा, इधर से I2 करंट फ्लो करेगा, ठीक है, I2 करंट फ्लो करेगा, तो इसके कारण इसमें फ्लक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फिर हम लोग φ1 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ φ2, मतलब कुछ अमाउंट होगा, जो जिस अमाउंट को हम लोग K लिख दिए हैं, और अमाउंट एग्जैक्टली हम सेम लेंगे बच्चों, क्योंकि हमने सारा ओरिएंटेशन सेम रखा है, बस हम करंट इस बार इधर से इसमें फ्लो करा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि अमाउंट बदल जाएगा, अमाउंट हम सेम लेंगे, क्योंकि हमने कुछ भी ओरिएंटेशन में चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे φ1 आ जाएगा, यहाँ पे K टाइम्स ऑफ φ2 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि φ1 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं φ1 का वैल्यू एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 आ जाएगा। उसके बाद आप सारा कैलकुलेशन करेंगे तो बिल्कुल इसके अपोजिट टाइप का आ जाएगा, मतलब कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू 2 जो आएगा वो K टाइम्स ऑफ L2 N1 डिवाइडेड बाई N2 आएगा। आप करके देख लीजिएगा बच्चों, मैं करके दिखा दूँ क्या? अगर आप थोड़ा चाहते हैं तो मैं करके दिखा ही देता हूँ, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो बच्चों। अगर ऐसे निकालना हो हमको, तो हम यहाँ पे कैसे आए होंगे, यहाँ तक कैसे पहुँचे होंगे, इसी प्रोसेस के तो थ्रू पहुँचे होंगे। तो उसके बाद हमको मिल गया होगा कि जो फ्लक्स इन 1 है डिवाइडेड बाई करंट इन 2 है, यही तो मिलेगा बच्चों, यही तो मिलेगा। इसके बाद हम जानते हैं कि N1 नंबर ऑफ टर्न्स होगा ना, अगर φ1 लिख रहे हैं तो N1 नंबर ऑफ टर्न्स होगा। अगर इसमें फ्लक्स निकालना है तो इसमें N1 नंबर ऑफ टर्न्स है। हाँ सर, समझ में आ गया, ऐसा कोई खास नहीं है। तो N1 आ जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू हम लोग φ1 अगर लिखें तो हम φ1 कितना था, K टाइम्स ऑफ φ2 था, तो K टाइम्स ऑफ φ2 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास I2 आ जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं N1 इंटू K टाइम्स ऑफ φ2 का वैल्यू हम लोग रखना चाहेंगे तो हो जाएगा L2 I2 डिवाइडेड बाई N2, और नीचे तो I2 था ही पहले से, तो बिल्कुल सिमिलर हो गया ना, इसको काट ही देना है। फिर आ जाएगा आपके पास K टाइम्स ऑफ L2 N1 बाई N2। हाँ सर, इतना बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही आ रहा था आपने जो बोला था। तो अब आपको ये और ये दोनों पता चल गया। अब आपको देखना चाहिए कि हमने क्या बताया पीछे, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस एक की वजह से दूसरे में निकालो, दूसरे की वजह से एक पहले में निकालो, एग्जैक्टली सेम आता है, आया था ना, 1 ड्यू टू 2 2 ड्यू टू 1। तो ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, तो ये दोनों वैल्यू का वैल्यू हम एम बोल सकते हैं। ये दोनों को हम लोग एम बोल सकते हैं। मान लेते ये एम है और ये भी एम है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है M12 इक्वल टू M21 इक्वल टू एम होता है। हाँ सर, तो यहाँ पे हम एम स्क्वायर अगर गुना कर दे दोनों को तो कितना आ जाएगा, K स्क्वायर। और देख सकते हैं ऊपर N2 नीचे N2 कट रहा होगा, नीचे L1 ऊपर L1 कट रहा होगा, गुना कर रहे हैं तो फिर आ जाएगा L1 इंटू L2, यही तो आ रहा है। यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो m का वैल्यू जो आ जाएगा, रूट ले लेंगे, K टाइम्स ऑफ रूट L1 L2 आ जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल ईजी तो है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू जो आएगा के टाइम्स ऑफ रूट L1 L2। मतलब हम लोग के का वैल्यू डायरेक्टली बता सकते हैं बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिवाइडेड बाई रूट ऑफ L1 और L2। तो ये फार्मूला आ गया कपलिंग कांस्टेंट के का वैल्यू, है ना। आई थिंक क्लियर होगा। तो ये चीज़ें कहीं कहीं पे अगर पूछा जाता आप बता दीजिएगा। यहाँ से मान लेते हैं कि अगर कहीं पे आपको 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। कौन सी 3 चीज़ें बच्चों? कि अगर के का वैल्यू कहीं पे 1 हो जाए, के का वैल्यू कभी 0 से 1 के बीच में वेरी करने लगे, और के का वैल्यू अगर एग्जैक्टली 0 हो जाए, तब कैसे कैसे चीज़ें हमको लेना है वो समझिएगा। क्योंकि इसका अगर हम परसेंटेज वैल्यू ही होता है ना, कितना अमाउंट है, कितना परसेंट है, तो परसेंट 0 से 1 के बीच में ही तो होगा। 1 मतलब 100%, 0 मतलब 0%। अब बाकी बीच में नंबर ले सकते हैं आप। के का वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये होता है देयर इज नो गैप बिटवीन द कॉइल्स, है ना। 2 कॉइल्स के बीच में कोई गैप नहीं है और टाइट कपलिंग हो रहा है। टाइट कपलिंग हो रहा है बच्चों। टाइट कपलिंग मतलब बिल्कुल पास पास ला दिए, गैप है ही नहीं, उसमें के का वैल्यू 1 हो जाता है। एग्जैक्टली जितना नंबर ऑफ फ्लक्स 1 से पास होते हैं वही 2 से पास होते हैं, इसीलिए 1 लेते हैं हम लोग। मतलब कि बात ये है, अगर हम एक कॉइल ऐसे ले लें और एक कॉइल हम ऐसे ले लें, तो ये दोनों कॉइल एक दूसरे पे आ जाते हैं। मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ऐसे करके आगे बढ़ेगा, ऐसे करके, और ये इधर से आगे बढ़ेगा, और ये एग्जैक्टली एक दूसरे पे ऐसे करके आ जाएंगे। देखिए इसका मतलब हो गया, अगर इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा होगा, तो यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसी को तो टाइट कपलिंग बोलते हैं। कोई गैप ही नहीं है, जितना फ्लक्स जो होगा फाई 1 से उतना ही फ्लक्स फाई 2 से भी पास करेगा, इसलिए के का वैल्यू 1 हो गया। 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है, इसका मतलब देयर इज सम गैप, है ना, सम गैप बिटवीन द इंडक्टर्स। इंडक्टर्स के बीच में कुछ गैप होंगे, ठीक है बच्चों, कुछ गैप होंगे। और यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे लूज कपलिंग होगा। यहाँ पे क्या है, लूज कपलिंग है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक ऐसे बना दिए होंगे कॉइल हम लोग, और दूसरा कॉइल हम लोग ऐसे बना दिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसमें ऐसे करके करंट बह रहा होगा, I1 होगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें के का वैल्यू कुछ आएगा, वो 0 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली 0 या एग्जैक्टली 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एम का वैल्यू जो आएगा वो रूट, मतलब कुछ के टाइम्स ऑफ रूट L1 L2 आएगा, और यहाँ पे एम का वैल्यू जो आता वो बस रूट L1 L2 आ जाता, ठीक है। अगर के का वैल्यू 0 हो रहा है कहीं पे, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर के का वैल्यू 0 हो रहा है देन देयर इज लार्ज गैप, है ना, लार्ज गैप बिटवीन कॉइल्स। कॉइल्स के बीच में बहुत लार्ज गैप है, यहाँ पे नो कपलिंग होगा, है ना बच्चों, कपलिंग होगा ही नहीं। इनका ओरिएंटेशन भी अलग अलग टाइप का होता है, या फिर कॉइल 1 इस परपेंडिकुलर टू कॉइल 2, ऐसा ही बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में होगा ही नहीं, कपलिंग ही नहीं होगा। अगर एक कॉइल इस तरीके से रख दिया गया है और एक कॉइल इस तरीके से रख दिया है, क्या है, 1 है या 2 है, तो इसमें कपलिंग होगा ही नहीं, क्योंकि इससे जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जाएंगे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रही है, तो इसमें फ्लक्स आने के लिए बच्चों इस तरीके से जाना चाहिए, है ना। फ्लक्स फाई इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो ये एरिया इधर रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो बी डॉट ए में cos 90 जीरो हो जाता है, तो फ्लक्स यहाँ पे नहीं आएगा। फ्लक्स नहीं आएगा तो यहाँ पे कोई भी के का वैल्यू नहीं होगा, के का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा ही नहीं दोनों में, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, थोड़ा बहुत तो क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर ये चीज़ समझ लिए थे तो आप बिल्कुल इजी तरीके से आगे भी चीज़ें समझ सकते हैं कि
कि कहीं पे मान लेते हैं कि जिस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखते थे, हम लोग कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन देखे हैं, इंडक्टर्स का भी कॉम्बिनेशन होता है और ये बहुत कम आता है बच्चों, तो बिल्कुल इजी तरीके से समझ लीजिएगा। कॉम्बिनेशंस ऑफ इंडक्टर्स, है ना, इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन हमें देखना है बच्चों। पहला मान लेते हैं कि इफ देयर इज लार्ज गैप बिटवीन इंडक्टर्स और नो कपलिंग बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में कोई भी कपलिंग नहीं हो रहा है, दोनों या जितने भी इंडक्टर्स हो, नो कपलिंग बिटवीन देम, तो यहाँ पे के का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे, कपलिंग नहीं हो रहा है। हम ऐसे इंडक्टर्स ले रहे हैं जो जिनके बीच में दो इंडक्टेंस ले रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा, जिसके बीच में कोई भी कपलिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कपलिंग नहीं हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, अगर हम देखें सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं एक इंडक्टर इस तरीके से लगा हुआ है, दूसरा इंडक्टर इस तरीके से लगा हुआ है, और वही बात बोला जा रहा है कि इधर से ऐसे करके जा रहा है। यहाँ पे अगर पैरेलल ले लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है बच्चों, इसमें मान लेते हैं कि इस तरीके से आपको दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। इसमें तो करंट जो आई फ्लो कर रहा होगा वही आई यहाँ तक फ्लो कर रहा होगा, I1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मान लेते हैं कि L1 है और ये L2 है, यहाँ पे भी ये L1 है, ये L2 है। इसमें से जो पास होने वाली करंट है I, वो दो हिस्से में बढ़ रही है, एक इधर एक इधर, मतलब ये I1 करंट इधर जा रहा होगा, I2 करंट इधर से जा रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बहुत ईजीली तरीके से बता सकते हैं कि अगर इसमें इसके बीच का पोटेंशियल देखा जाए, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल जो होगा वो हम मान लेते हैं कि V नेट होगा, नेट पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस दिस प्लस पोटेंशियल अक्रॉस दिस, यही तो होगा भाई। तो पोटेंशियल अक्रॉस V1 प्लस पोटेंशियल अक्रॉस 2, पोटेंशियल अक्रॉस 1 प्लस पोटेंशियल अक्रॉस 2। तो पोटेंशियल और कुछ नहीं, इंडक्टर में EMF का ही काम करता है भाई। EMF का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, माइनस का L di/dt होता है, L उसका सेल्फ इंडक्टेंस होता था। हाँ सर याद आ गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो EMF और कुछ नहीं है भाई, EMF और कुछ नहीं है, यहाँ पे V का काम कर रहा है तो EMF ही है ये, और कुछ नहीं है। तो EMF का वैल्यू हम लोग कैसे रखते थे बच्चों, नेगेटिव ऑफ L नेट लिख देंगे इंटू di/dt लिख देंगे, इक्वल टू यहाँ पे नेगेटिव ऑफ L1 di/dt लिख देंगे, नेगेटिव ऑफ L2 di/dt लिख देंगे। अगर और होता तो और लिखते जाते। ये di/dt सब में सेम हो गए, क्यों, क्योंकि करंट सब में सेम जा रहा है, इसमें करंट वही जा रहा है, इसमें करंट वही जा रहा है, तो हम मान रहे हैं कि चेंज इन करंट भी सब में सेम होगा, और सेम ही होगा बच्चों, करंट सेम जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको L नेट का वैल्यू मिल जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव भी कट जाएगा, L1 प्लस L2 मिल जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में L नेट का वैल्यू L1 प्लस L2 आ गया, है ना, एग्जैक्टली सेम एज रजिस्टर्स इन सीरीज, है ना। जब सीरीज में होते थे रजिस्टर तो इसी टाइप से तो होता था बच्चों। अब यहाँ पे आ जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी ईजी है। अब देखा जाए तो करंट अलग अलग भागों में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे नेट करंट I जो फ्लो हो रहा होगा वो I1 प्लस I2 ही तो है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो करंट जो ऐसे करके फ्लो कर रहा है वो I1 प्लस I2 है। अगर हम इनको चेंज इन करंट लिखना चाहें तो चेंज इन करंट अगर हम di/dt लिख दें तो यहाँ पे आ जाएगा di1/dt हो जाएगा प्लस di2/dt हो जाएगा। तो अगर अब देखें हम लोग तो di/dt का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, तो di/dt का वैल्यू जो होता है वो EMF अपॉन L हो जाएगा, L नीचे आ जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जैक्टली EMF मतलब कि पोटेंशियल अपॉन L लिख सकता हूँ, L नेट, है ना। चाहे तो नेगेटिव का भी लिख सकते हैं, नेगेटिव आ रहा था तो। अब अगर आप ध्यान दें
तो हमको पता है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या है, जो भी पोटेंशियल इसके क्रॉस भी है वही पोटेंशियल तो L1 के क्रॉस है, वही पोटेंशियल तो L2 के क्रॉस है, क्योंकि ये तार जाके यहीं पे कनेक्ट होता है, ये यहीं पे कनेक्ट होता है। तो जो पोटेंशियल दोनों के यहाँ पे जॉइंट पे है वही पोटेंशियल इसके क्रॉस भी है, इसके क्रॉस भी है, सिंपल। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल तो सेम ही है अपॉन L1 नेगेटिव ऑफ V अपॉन L2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अपॉन L नेट का वैल्यू जो आएगा बच्चों 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं L नेट का वैल्यू L1 L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। और ये एग्जैक्टली सेम हो गया जब दो रजिस्टर पैरेलल में होते थे, सेम एज व्हेन टू रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो बिल्कुल ईजी है बच्चों, बिल्कुल ईजी है। अगर यहाँ पे कपलिंग नहीं हो रहा है तो हम एग्जैक्टली ऐसे कर देंगे। और जो सवाल आपको दिया जाता है मेजॉरिटी में वो इसी टाइप से दिया जाता है जिसमें कि कपलिंग नहीं हो रहा हो, तो हम डायरेक्टली रजिस्टर समझ के कर देंगे तो सही हो जाएगा हमारा सवाल। लेकिन क्या हो अगर कपलिंग आ गया, तब भी कर लेंगे, कोई थोड़ा ज़्यादा ऐसा परेशानी नहीं होना है। व्हाट इफ देयर इज कपलिंग बिटवीन इंडक्टर्स, अगर उन दोनों के बीच में कुछ कपलिंग आ गया है ना, के का वैल्यू कुछ ना कुछ है बच्चों, तब कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं पहला सीरीज में ही, जब सीरीज में ही मान लेते हैं पहला केस, उसमें पहला केस में ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास करंट फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन हो, समझिएगा इसमें भी दो केस आ जाता है, करंट फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन। मैं भी समझा दूंगा बच्चों क्या है। और यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बोला जाता है कि वाइंडिंग भी है वो सेम किया गया है। वाइंडिंग क्या होता है मैं भी बता रहा हूँ। तो इसमें फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स विल सपोर्ट, यहाँ फ्लक्स सपोर्ट में होता है। और एक दूसरा केस आता है जब करंट इन अपोजिट डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन हो बच्चों, करंट इन अपोजिट डायरेक्शन हो और वाइंडिंग इज डिफरेंट सही रहेगा। यहाँ वाइंडिंग इज सेम लिख देता हूँ, यहाँ वाइंडिंग इज डिफरेंट, यहाँ वाइंडिंग इज सेम, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स विल अपोज, फ्लक्स क्या करेगा, अपोजिंग का काम करेगा। ये बोल क्या रहा हूँ मैं ये समझा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर इस टाइप से आपको एक इंडक्टर दे रखा हो, सीरीज में ही है, कोई दिक्कत नहीं। सर तो ये तार नीचे क्यों जा रहा है, बताता हूँ। ये L1 ये L2 है, करंट तो वही फ्लो कर रहा है जो यहाँ फ्लो कर रहा है, I है ना, है तो सीरीज में ही। और यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर इस टाइप से आपको दे रखा हो एक इंडक्टर, इस टाइप से हो और इस टाइप से जा रहा हो, इस टाइप से जा रहा हो, तो इसमें करंट तो I फ्लो कर रहा है, करंट तो इधर से जा रहा है, करंट फिर इधर से आ रहा है I, मतलब करंट बच्चों इधर से ऐसे करके आया है और ऐसे करके जा रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि करंट इसमें ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे आ रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अपोजिट है सीरीज में ही। ये दोनों इंडक्टर ऐसा करके दोनों तार से सेम जुड़े हुए हैं, तो ये है सीरीज में, लेकिन करंट इसका लग रहा है कि अपोजिंग डायरेक्शन में है। इसीलिए बोल रहा था कि दो केस बन जाता है, ऐसा लगना चाहिए। वाइंडिंग का मतलब ये है कि जिधर से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी उसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, इसमें इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इधर से निकलेगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इधर से निकलेगी। क्यों से कैसे क्या बच्चों, सिंपल तो है।
करंट इधर से बह रहा तो ऐसा करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे, तो इधर से ही तो निकल रही है, इसमें भी ऐसे आ रही है करंट, तो ऐसा करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इसमें ऐसे निकलेंगी, इसमें इधर से करंट है तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी। तो यहाँ पे वाइंडिंग डिफरेंट होगा, वाइंडिंग का डायरेक्शन इधर था, वाइंडिंग का डायरेक्शन इधर कर दिया है ना, इसलिए वाइंडिंग डिफरेंट बोला जाता है। ठीक है, तो बात ये है बच्चों, अगर इस तरीके से दिया हो तो आप लोग लिख सकते हैं कि एल नेट का वैल्यू जो होगा वो L1 प्लस L2 तो होगा ही, प्लस में इनके म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण भी इसमें एडिशन होगा, है ना। अब इसका कुछ ना कुछ के का वैल्यू आया है तो कुछ ना कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू अब आएगा, क्योंकि के हम कंसिडर कर रहे हैं, दोनों के बीच में कपलिंग कांस्टेंट कुछ है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इसके कारण इसमें क्या होगा बच्चों, इसके कारण इसमें जो होगा और फिर इसके कारण इसमें जो होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, एम का वैल्यू बिल्कुल सेम होता है। तो यहाँ पे एम क्या है, सपोर्टिव है, क्योंकि इससे पास होने वाला फ्लक्स जो इधर आ रहा है वो इसमें ऐसे ही जा रहा होगा, है ना। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे प्लस का 2m लिखेंगे। 2m इसलिए क्योंकि मैंने को पता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू सेम आ जाता है, तो 1 की वजह से 2 में निकालिए, 2 की वजह से 1 में निकालिए, सेम होगा। प्लस इसलिए किया क्योंकि इसका फ्लक्स सपोर्ट कर रहा है ना, दोनों का फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, इसकी वजह से इसमें इधर आ रहा है, इसकी वजह से इसमें इधर ही आ रहा है ना। देख लीजिए बच्चों, तो यहाँ पे एल नेट का भी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे भी सीरीज में ही है, लेकिन एल नेट का वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, L1 प्लस L2 तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एम होगा, क्योंकि देखा जाए तो दोनों का एग्जैक्टली वैल्यू सेम होगा, लेकिन वाइंडिंग डिफरेंट होने के कारण इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें इधर आ रही है और इसके वजह से इसमें इधर आ रही है, तो थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसीलिए -2m आ जाता है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस का साइन -2m आ जाता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स अपोज कर रहे हैं दोनों का। आई थिंक क्लियर होगा। इसी तरीके से अगर हम पैरेलल में समझ लें तो वो भी समझ सकते हैं, है ना बच्चों। इसी तरीके से इसमें भी समझ सकते हैं हम लोग कि अगर देखा जाए तो इफ वाइंडिंग सेम है, वाइंडिंग इज सेम, वाइंडिंग सेम है बच्चों, और इफ वाइंडिंग इज डिफरेंट, वाइंडिंग इज डिफरेंट, तो इन दोनों केस में आप देख सकते हैं, आप फिगर से समझ जाइएगा। इस तरीके से है, इस तरीके से है। हाँ बच्चों, इस तरीके से आपको दे रखा है। इसमें देखिए आपको इस तरीके से इधर से करंट जा रहा है तो इधर से इन दोनों में जा रहा होगा, ठीक है। इधर से इसमें करंट जा रहा है तो एक इसमें जा रहा है, एक इधर से होते हुए ऐसे गया है, फिर ऐसे जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें करंट इस ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे करंट इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, जिस तरीके से पीछे हमने बताया था बच्चों कि एल नेट का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा था, ये L1 था, ये L2 था। एल नेट का वैल्यू क्या था, L1 L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 था। अब इसी में आपको क्या करना होगा, माइनस का m स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्लस का 2m लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे क्या जाता है, L1 L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2, यहाँ माइनस का 2m तो आता ही है, यहाँ पे माइनस का m स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज़ आ जाता है। अब इसके हम बताने में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें भी नहीं पता है कि कैसे आता है m स्क्वायर और नीचे 2m आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें और आगे पढ़ाई जाती है ग्रेजुएशन लेवल पे, तो अभी आपको समझने की भी ज़रूरत नहीं है, और इतना पूछा उछा भी ज़्यादा नहीं जाता है, बस ध्यान रखना कि इस तरीके से होगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। एल नेट का वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी कपलिंग का वैल्यू 0 देखकर ही पूछेगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना भाई, फिर तो हम डायरेक्टली कर लेंगे। तो देखिए अब हमारे पास जो सवाल आ रहे हैं बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट से सवाल है।
देखिए एक सोलेनोइड दिख रहा है, टर्न्स दे रखा है हमें, और उसका लेंथ भी दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है, अराउंड अराउंड द सेंट्रल सेक्शन कॉइल। अच्छा, एक और कॉइल है जिसका इतना टर्न्स है। अरे भाई बोल ये रहा है कि एक बड़ा सा कोई कॉइल है ऐसे इस टाइप का, और एग्जैक्टली सेम लेंथ का वहीं पे एक छोटा सा ऐसा करके कॉइल हमने ले रखा है, तो दोनों का लेंथ सेम हो गया। एक का नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है इतना, और एक का इतना दे रखा है। तो बोल रहा है कि इनिशियल करंट जो है 2 एम्पियर इन द सोलेनॉइड, पहले शुरू में करंट 2 एम्पियर का बह रहा है, इज रिवर्स्ड। अगर उस करंट को उल्टा डायरेक्शन से रिवर्स कर दिया जाता है इतना सेकंड में, देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल क्या होगा। अरे यार बिल्कुल सिंपल है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। अगर दो कॉइल्स आपको दे रखा है तो दो कॉइल्स की वजह से इनके बीच का हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं बता सकते हैं। बताइए, म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं बता सकते। कॉइल की वजह से देखे थे ना कितना आ रहा था, शुरू में ही देखे थे, सबसे शुरू में म्यू नॉट N1 N2 आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख लीजिए, अपॉन A2 अपॉन एरिया L1 लिख देते थे। कुछ इस टाइप से हम लोग करते थे, याद होगा तो आपको, ठीक है। तो याद हो जाएगा बच्चों, करते करते आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 4 पाई, मिनट का वैल्यू क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू N1 N2 का वैल्यू कितना है 2000, एक 2000 है, एक N2 का वैल्यू 300 है, एरिया A2 का वैल्यू आपको दे रखा है 1.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई लेंथ का वैल्यू दे रखा है 0.3 मीटर। यह यहाँ से आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा। अब आपको बोल रहा है इनिशियल करंट इतना है, इनिशियल करंट जो है वो 2 एम्पियर का है, और जब उसको रिवर्स किया जाता है तो रिवर्स करेंगे तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा। तो आई इनिशियल है, आई फाइनल क्या हो जाएगा नेगेटिव का 2 एम्पियर, रिवर्स करेंगे तो उल्टा डायरेक्शन में करंट बहेगा। और समय दोनों के बीच में कितना लग रहा है 0.25 सेकेंड। तो सिंपल तो हो गया बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव ऑफ एम डी आई बाई डी टी हो जाता है। तो एम का वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे, डी आई बाई डी टी का वैल्यू चेंज इन करंट, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो -2 हो जाएगा अपन डी टी 0.25, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 4m डिवाइडेड बाई 0.25, मतलब कि 1/4 करेंगे तो 16 टाइम्स ऑफ m आ जाएगा। तो m में 16 से गुना कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब m का वैल्यू यहाँ पे निकालना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो आप कर लीजिएगा बच्चों, एनसीईआरटी का ही सवाल है, आपको हो सकता है आंसर मिल जाए। चलिए आगे चलते हैं। ये तो बिल्कुल ईजी है, बोल रहा है कि इसमें इंडक्टेंस बताना है, नो कपलिंग, केपलिंग का वैल्यू 0 दे देखिए, देखिए ना 0 दे देता है तो आसान हो जाता है। ये दोनों क्या है पैरेलल में है, पैरेलल का क्या होता है L1 L2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2, दोनों का वैल्यू सेम है तो L स्क्वायर डिवाइड बाई 2L, तो L/2 आ जाएगा, मतलब कि हाफ बाई 2 आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। ये 1/4 और ये इतना है तो सीरीज में हो गया टोटल, तो 0.75 प्लस 0.25 1 होता है, 1 आंसर हो गया है ना। काफ़ी ईजी है यार बच्चों, आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको इंडक्टर का वैल्यू दे रखा है और ये एम्पियर वर्सेज करंट का ग्राफ भी दे रखा है, 5 से 6 मिली सेकेंड के बीच में बताना है, 5 से 6 मिली सेकेंड ये है, तो हमको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है। अरे यार बिल्कुल पता है बच्चों, एल डी आई बाई डी टी नहीं होता है, हाँ सर नेगेटिव ऑफ एल डी आई बाई डी टी होता था। तो देख सकते हैं यहाँ पे डी आई बाई डी टी मतलब कि यहाँ पे इसका स्लोप ही तो है, यहाँ पे स्लोप का ही तो काम कर रहा है। स्लोप मतलब टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर 5 अपॉन बेस 1 मिली सेकेंड है तो 10⁻³ हो जाएगा। तो जो स्लोप आ रहा है, मतलब स्लोप का मतलब डी आई बाई डी टी ही है, उसका वैल्यू कितना आ रहा है, और टेन थीटा का वैल्यू आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव ही तो आएगा। अरे भाई ये पूरा एंगल इधर है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में पूरा एंगल लेते हैं ना, तो आप देख सकते हैं टेन थीटा का वैल्यू नेगेटिव ही आएगा, तो डी आई बाई डी टी का वैल्यू नेगेटिव आएगा, 5 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एल का वैल्यू 4.6 इंटू
5 इंटू 10⁻³ कितना आ रहा है बच्चों? 23 आ रहा है ना, लगभग 23 गुने 10⁻³ आ रहा, इतना वोल्ट। और सी ऑप्शन हो जाएगा। नेगेटिव क्यों नहीं आया, समझ रहे हैं ना बच्चों? इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है भाई। ये इसका स्लोप जो है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। ये ऐसे लाइन है तो यहाँ से एंगल जो बनाता है इस एक्स एक्सिस से, वो उसी को बोलते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है भाई। आई का वैल्यू दे रखा है। सेल्फ इंडक्टेंस इफ इट इज़ 9 वोल्ट मिली वोल्ट का है। एनर्जी स्टोर कितना होगा? एनर्जी स्टोर कितना होता है बच्चों? यू का वैल्यू वही ½ Li² होता है। और यहाँ पे अगर हम ईएमएफ का वैल्यू देखें तो ईएमएफ का वैल्यू आपको दे रखा है 9 मिली वोल्ट का। ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है बच्चों? LdI/dt होता है। तो एल का वैल्यू आपको नहीं दे रखा है। एल तो वैल्यू किधर दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, छोड़िए। एल इंटू डी/dt मतलब कि 3 आ जाएगा, इक्वल टू 9 का वोल्ट मिली वोल्ट है। तो एल का वैल्यू 9 मिली वोल्ट 3 मिली वोल्ट आ जाएगा। यहाँ से रख दो हाफ इंटू 3 इंटू 10⁻³ इंटू I²। तो कितने 1 सेकंड पे पूछ रहा है ना, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 75 बट्टा इतना करेंगे तो लगभग 37.5 के आसपास आ जाएगा। सिंपल है यार सिंपल है बच्चों। इसमें बोला जा रहा है कि बल्ब विल बी सडनली ब्राइट। सडनली ब्राइट कब होगा? जब इसको क्लोज करेंगे तो इसमें करंट धीरे धीरे इसमें इंक्रीज होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। तो उसके कारण इसमें करंट बढ़ने लगेगा। तो इसमें इसको अपोजिट डायरेक्शन में इंडक्टर करंट लगाएगा। इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये बल्ब उतना नहीं जल पाएगा क्योंकि ये अपोज करेगा। लेकिन अगर हम क्लोज को ओपनिंग करें, ओपनिंग अगर करें क्लोज का, तो धीरे धीरे इसमें करंट कम होने लगेगा। तो ये सपोर्ट करेगा तो और ज़्यादा करंट इसमें इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस करंट और ये करंट दोनों सेम डायरेक्शन में, करंट सपोर्ट करेगा, बल्ब ब्राइट जलेगा। इसका मतलब ओपनिंग स्विच में था, कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन, बिल्कुल सही ऑप्शन। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि अगर ये आपने समझ लिया तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। पूरी तरीके से आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आने के लिए बच्चों थैंक यू। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।